वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज हलवा सेरेमनी वित्त मंत्री की मौजूदगी में नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की जाएगी। हर साल बजट की तैयारियों में लगे अधिकारियों की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस बार हलवा सेरेमनी के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि यूनियन बजट हलवे जितना ही मीठा होगा। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले पेश किए जा रहे बजट से काफी ज्यादा लोगों को उम्मीदें हैं। इस बजट में 3 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। बजट के दौरान सरकार की तरफ से इस बार मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत की जा सकती है। खासतौर पर ऐसे लोगों को राहत दी जा सकती है जिनकी सालाना आमदनी 10 से लेकर 15 लाख रुपए के बीच है। इससे सरकार को उम्मीद है कि लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। सरकार होटल, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन और टैक्स में राहत दे सकती है। वहीं रेलवे, सड़क निर्माण, शहरी विकास और पावर सेक्टर पर भी फोकस रहेगा। और सरकार का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर भी रहेगा। तो कुल मिलाकर यहां पर 3 मेन पॉइंट्स पर फोकस सरकार का रहने वाला है। तो यूनियन बजट को लेकर अब कयास हैं कि हलवे जितना ही मीठा होगा, लेकिन इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर प्रोफेसर अतुल शाक्य जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, जिस तरीके से अभी फिलहाल हलवे सेरेमनी की फोटोज सामने आ रही है, वीडियोज सामने आ रहे हैं, पल जो दिखाए जा रहे हैं कैमरे में, उसको देखकर लोग अब यही चाह रहे हैं कि हलवे जितना मीठा ये बजट हो, क्योंकि बुनकरों की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए, महिलाएं हो, सभी को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन इस बजट में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्या कुछ संभावना है इस बजट को लेकर? बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी चीजें तो आपने बताई थी हैं कि जो टैक्स स्लैब का बदलाव है, मेन तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या जो सैलरीड पर्सन है जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है और उन पर अभी 30% टैक्स इम्पोज हो रहा है, तो उनको भी राहत मिलने की उम्मीद है। और दूसरी बात है, जो 10 से 15 लाख के बीच का स्लैब होगा, ये 25% रखने की एक उम्मीद हो सकती है कि ये जो 10 से 15 लाख की इनकम है, इस इनकम रेंज को वो 25% का वेटेज देंगे। और 10 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की बात चल रही है। अगर ये 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी तो सरकार का मानना है, आपने बिल्कुल वाजिब कहा, कि लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग खुल के निवेश कर पाएंगे या खर्च कर पाएंगे, अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ जैसे फसल को बीमा कवर देने की बात है, एक किसानों को यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा दी जाती है, तो वो उसको फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा किसानों को सुविधा प्रदान की जाएगी, किसानों को बीमा का ज्यादा कवरेज मिलेगा। ये सारी बातें फसल बीमा योजना के द्वारा देखने को मिल सकती है लोगों को। और साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे हम लोग पीएम किसान योजना के रूप में जानते हैं। पीएम बार बार अपने अभिभाषण में या मीटिंग्स में ये कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है, किसानों की आय दोगुनी करनी हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो दोनों ही सरकारें किसान की आय दोगुनी करने में लगी। एक तो ये है कि हमें पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी दिख सकती है, उसमें हमें डेफिनेटली इजाफा दिखेगा। बहुत सारे लाखों किसान इससे बेनिफिट लेंगे। और अगर आर्थिक निवेश की बात औद्योगिक रूप में करें तो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज को तो लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ये सरकार करती है, सतत विकास की बात कर रही है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो प्लानिंग के द्वारा देश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की बात है, या देश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित स्थान दिलाना है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उसके लिए सरकार प्रयासरत तो है ही है। और बड़ी बड़ी घोषणाएं और भी देखने को मिल सकती हैं। सोशल वेलफेयर में हमें बढ़ा हुआ बजट दिख सकता है। और एक दिल्ली चुनाव है तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा लोक लुभावन चीजें जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाती है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि इतनी ज्यादा छूट देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जब चुनाव है, यानी कि मान लीजिए कि
लोहा गर्म है, हथौड़े मारने वाली बात है कि 10 से लेकर 15 लाख रुपए के बीच जो है टैक्स स्लैब में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, तो इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली सरकार अपने चुनावी एजेंडे के लिए सरकारें किसी भी हद तक जाती हैं, ये हम लोगों ने देखा है। और जनता पहले आशा लगाती है और जैसे ही बजट आता है उसके बाद जनता धीरे धीरे करके, महंगाई बढ़े या घटे, जनता उसमें स्वयं समायोजन की प्रक्रिया से एडजस्ट हो जाती है, यूज टू हो जाती है। ये परंपरा चली आ रही है सालों से देश की आजादी के बाद। और आपका एक सवाल बिल्कुल ठीक है कि क्या मिडिल क्लास फैमिली के लोग बजट आने का इंतजार करते हैं, रिलैक्सेशन पाने का इंतजार करते हैं, उनको क्या वास्तविक लाभ मिल पाएगा या ये महज चुनावी घोषणा रहेगी? तो देखिए, चुनाव सर पे है, चुनाव के मद्देनजर सरकारें चाहें तो ये कर भी सकती हैं, लेकिन वर्तमान अर्थव्यवस्था में जैसे सरकारों के पास अपने दूसरे जो एक्सपेंस के एक्सपोजर ज्यादा है और मुझे लगता है कि सरकारें हमेशा चुनावी मोड में रहती हैं। आप देखिए ना कि जो वैकल्पिक योजनाएं केवल बजट वाले महीने में ही, फरवरी मार्च तक ही सीमित रहती हैं और इसके बाद केवल 11 महीने चुनावी रणनीति चलती है। अब तो ये एक देश की राजनीति का हिस्सा हो गया कि लोक कल्याण से ज्यादा सरकारें अपने दल के कल्याण या दलीय जो प्रचार है, दलीय नीतियों के प्रचार में ज्यादा बिजी दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोक आय है, जिसे हम लोग कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू, अगर किसी भी देश के माननीय प्रधानमंत्री या माननीय कैबिनेट मंत्री देश की अर्थव्यवस्था में जो भी एक्सपेंस किया जा रहा है उसका लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को देने की बजाय लगातार अपनी दलीय व्यवस्था को बढ़ाने में या दलीय प्रचार प्रसार में लगाएंगे तो जनता के लिए सेवा का समय कहीं ना कहीं सीमित तो होगा ही। अब अर्थशास्त्र की भाषा में मैम जो अंतिम सुख मिलना चाहिए जनता को, क्योंकि जो बजट है, बजट में अधिक से अधिक उन लोगों की बात की जाती है, क्योंकि लोक बजट है, प्राइवेट बजट नहीं है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कि जब हम कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, देश में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हाईवेज बढ़ा रहे हैं, सड़कें बढ़ा रहे हैं, आप भी देखिए जब सड़कें बढ़ा रहे हैं तो ये कुल मिलाकर एक रिवर्स इंपैक्ट है जनता पर, ये बोझ होती है। एक दर से ज्यादा गरीबों की छाती पर बोझ रखना भी विकासवाद का आतंकवाद ही दिखता है। क्यों, कैसे दिखता है? बहुत गौर से अगर इस बात को देखेंगे तो मैं एक सामान्य सी बात जनता के सामने रखना चाहता हूं और बहुत सारे आपके माध्यम से तमाम अपने सम्मानित नेताओं और जनप्रतिनिधियों तक भी ये कहना चाहता हूं कि विकास का हर एक देश में एक उचित अनुपात होता है। आप विकास करते हैं, विकास के नाम पर उद्योगपतियों को रिबेट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, उनको बहुत सारी आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जनता को ये रिलैक्सेशन नहीं मिलती। यहां पर जो विकास है, विकास के लिए जो पब्लिक हमारे पास रेवेन्यू है उसका एक्सपेंस या उसको एक्सपोज ऐसे किया जाए कि जो गरीब जनता है, मझोले लोग हैं, श्रमिक हैं, किसान हैं, उनको उसका लाभ दिखे, तो उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू में सुधार हो। जो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को देता है, अनुदेशित करता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि एक तो धन का संकेंद्रण रोके, और जब भी आप विकास का नारा देंगे तो डेफिनेटली आप हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, आप दूसरी चीजों को, वैसी जो कैपिटलिस्ट पावर है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप सरकार के पब्लिक रेवेन्यू से जो चीजें बना रहे हैं उनको भी इस्तेमाल करने दे रहे हैं निजी क्षेत्रों को, तो निजी क्षेत्र अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अपनी लाभकारी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि घोषणाएं बहुत अच्छी हैं, स्कीम्स बहुत अच्छी हैं सरकार की, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन बस सरकार का जो भावनात्मक स्तर है, वो कनेक्टिविटी जो है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है आम जनता के प्रति, केवल समाज के केवल एक समूह विशेष के लिए नहीं, आम जनता इन जनरल वो रिस्पॉन्सिवनेस दिखनी चाहिए। बिल्कुल, आपने एक जिक्र किया कि अंतिम सुख जो पहुंचना चाहिए जनता तक, वो कहीं ना कहीं अछूती जनता इससे रह जाती है, लेकिन देखना होगा इम्प्लीमेंटेशन में जो अभी फिलहाल कमियां रह गई उन्हें किस तरीके से पूरा किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि स्कीम्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उन्हें लागू करने में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। एक बार फिर से लौटेंगे बजट के ऊपर। बजट के बारे में अगर हम बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की लोकप्रियता आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। अश्विनी वैष्णव भी इस बारे में बोलते हुए नजर आए कि भारत जो है इसको लेकर लगातार आगे बढ़े, इसको लेकर विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। तो AI के सेक्टर में क्या कुछ देखने को इस बजट में मिल सकता है? मैम, AI के क्षेत्र में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हम लोग देख रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा शोरगुल है इस शब्द को लेकर। AI आने से दुनिया बदल जाएगी, AI आने से देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। मैम, AI एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमें किसी भी सॉफ्ट कार्य को, जिसे हम कहते हैं ना, जो हम सॉफ्ट वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे जो काम करते हैं,
उस आंकड़ों के परिगणन में बहुत तीव्रता दे सकती है, फास्ट रिजल्ट दे सकती है, हमारी फाइलें रीजनरेट कर सकती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एक विवेक नहीं होता है जो मनुष्य के पास होता है। विवेकशील प्राणी मनुष्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो कंप्यूटर में हमने मेमोरी में स्टोर कर रखा है उसी को रिकैलकुलेट करती है और उसको रिकॉन्फ़िगर करके हमें दे देती है। और एआई की फाइलें आप देखेंगे तो एआई कोई इतना ऑथेंटिक सोल्यूशन नहीं है इस मानवीय सभ्यताओं या मानवीय समस्याओं के लिए जो लोगों ने बना रखा है। पूरी दुनिया के लोग एआई व्यापारियों का एक सिंडिकेट होता है, उसको प्रचारित करता है कि एआई आने से लोगों की तो खा जाएंगे क्या, लोगों की पेन कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्या। एआई आने से मैम आप ये देखिए कि एआई आने से क्या चीजें अपने आप चलने लगेंगी। मानवीय प्रयास हमेशा रहेंगे निशु मैम। और एआई से मैं ये मानता हूं कि एआई जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास हो रहा है, मशीनें विकसित हो रही हैं, अर्थव्यवस्था में हम लोग आगे चल रहे हैं, हमारे इक्विपमेंट्स बहुत फास्ट काम करें, हमारी परफॉर्मेंस बढ़े, परफॉर्मेंस एप्रीहेंड हो, एनहेंस हो, इस बारे में बिल्कुल हम चलेंगे। लेकिन एआई पर ही डिपेंड हो जाना और ये कहना कि एआई हमें हमारी सूरत बदल देगी, एआई हमारी तकदीर बदल देगी, कदापि नहीं मैम। कंप्यूटर आया, लोग नहीं के वही है, बेरोजगारी वही है, कंप्यूटर के आने से क्या दुनिया बदल गई। बहुत सारी और टेक्निक्स आई। हाँ, ये जरूर है कि आदमी के जीवन में फैसिलिटेशन बढ़ जाता है, सुविधाएं बढ़ जाती हैं। जो काम आप 10 घंटे में करते थे कंप्यूटर में, वो विद इन द ब्लिंक ऑफ आई हो जाएगा। लेकिन उस कार्य की जो शुचिता है, उस कार्य की जो ऑथेंटिसिटी है और सैंक्टिटी है, वो मनुष्य या मानवीय मन ही तय करेगा। आपका ही दिमाग और हमारा ही दिल दिमाग तय करेगा। हमारी जरूरत बनी रहेगी। एआई के आने से हमारे काम तेज होंगे, तीव्रगामी होंगे, तीव्रता होगी, लेकिन उसी के हिसाब से हमारी चैलेंजेस और चुनौतियां भी बढ़ेंगी। ये समाज के जो अराजक तत्व हैं उनके पास भी है, अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनके पास भी है। ये भी देखना है कि एआई की दुनिया में कदम रखते ही जो साइबर अपराध हैं, उससे जो साइबर क्राइम बढ़ेगा, वो कैसे सरकार कंट्रोल करेगी। बिल्कुल, हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसी के साथ जो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी एआई की, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एआई आता है तो उसके बाद उसके और ज़्यादा प्रिकॉशंस भी उसके साथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बजट में देखना होगा क्या कुछ खास मिलता है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की, इन पर सरकार का ज़्यादा ध्यान रह सकता है, लेकिन अंत में क्या देखने को मिलेगा फिलहाल वो बजट पेश होने के बाद ही पता लगेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा के लिए।